नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 7 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब बेंजामिन नेतन्याहू डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भड़क गया है और भड़कने के बाद क्या कुछ कहा है इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको लग जाएगा कि अब बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से पागल हो गया है और अपनी ताकत के घमंड में ये किसी को सेट नहीं रहा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चाइना ने इस समय एक ऐसा टेस्ट किया है जिससे भारत अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। अमेरिका की मीडिया में तो इसके बारे में भरपूर चर्चा है, लेकिन भारत की मीडिया हिंदू मुसलमान के अलावा कोई भी खबर दिखाना नहीं चाहती। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बता देंगे आज कि किस हिसाब से इजराइल बार बार लेबनान के साथ सीज फायर तोड़ के लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है और इससे ईरान बुरी तरीके से भड़का हुआ है। और साथ ही दोस्तों, इस समय ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। और मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है और उन तमाम बड़ी खबरों को हम आपके सामने बहुत डिटेल में रखेंगे। दोस्तों, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि समय बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भड़का हुआ है। और इस भड़कने के पीछे दोस्तों कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि आज के बाद जो नाटो मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसे हाल में तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने अपना एक मास्टर कार्ड खेला और अमेरिका के सामने जाके कहा कि भैया मुझे रीजनल थ्रेट है, मुझे आए दिन इजराइल से खतरा रहता है, मुझे इधर अलग अलग और देश जो हैं उनसे खतरा रहता है, ग्रीक से रहता है, साइप्रस से रहता है। तो एक काम कीजिए, आप यह F-35 फाइटर जेट हमें दे दीजिए। अब सऊदी ने भी सेम डिमांड की थी, तो सऊदी को तो अमेरिका ने दे दिया, लेकिन देने के बाद उसमें कई सारी चीज़ों की कटौती कर ली। कहा कि स्टील्थ कम होगा, साथ ही ज़्यादा आप वारहेड नहीं लेके जा सकते, मतलब कंप्लीटली कंट्रोल किया। लेकिन तुर्की ने यहाँ पे खेल खेल के क्या किया, तुर्की ने कहा कि भैया हमें कंट्रोल्ड नहीं चाहिए, हमको वो F-35 चाहिए जो F-35 इस समय इजराइल के पास मौजूद है। अब जैसे ही ये बात इजराइल को पता चली, इजराइल ने अपोजिट किया और कहा कि भैया आप मत दीजिएगा, चूंकि एक जगह पे अगर आप दो लोगों को दे देते हैं तो हमारी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तुर्की ठहरा नाटो का मेंबर, उसने दबाव बनाना शुरू किया कि भैया अगर आप नहीं दोगे तो फिर नाटो में रहने का फायदा क्या। अब यह चीज जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुनी तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम तुर्की को भी F-35 देंगे। अब जैसे ही यह चीज बेंजामिन नेतन्याहू सुनता है, सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि अगर आप अपना F-35 फाइटर जेट तुर्की को देते हैं तो आप मिडिल ईस्ट की शांति को भंग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास F-35 था, आपने जो भी कहा, जहां भी कहा, जैसे भी कहा, हमने हमला किया। लेकिन जब तुर्की के पास होगा तो आने वाले टाइम में, चूंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है और कभी न कहीं जब इसके अंदर गैरत जगेगी तब ये ईरान के साइड जाके खड़ा हो जाएगा, तब ये बाकी मुस्लिम कंट्री जैसे फिलिस्तीन और लेबनान के साइड अगर आके खड़ा हो गया तो ऐसे हाल में हमारी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। और इस वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुर्की को फाइटर जेट ना दिया जाए, और अगर आप देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ऐसे हाल में आपसे हमारे ताल्लुकात भी गड़बड़ाएंगे। और इनडायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर तुर्की को फाइटर जेट मिल जाता है तो ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप को अगला चुनाव हम जीतने नहीं देंगे। अब इतनी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑन द कैमरा बोली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में यह दम नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू को 4 शब्द बोल सके। और यहीं से पता चलता है कि अमेरिका को इजराइल कितना कंट्रोल करता है। और इसी को लेके आज पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थूकते हुए पूछ रही कि बेटा तुम तो बड़े सुपर पावर बनते थे, तो इजराइल के आगे तुम्हारी घिग्घी क्यों बंद है। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर लगातार डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि फिलिस्तीन के साथ साथ अब लेबनान के ऊपर हमला बंद कर दो, वरना ईरान फिर से भड़क उठेगा। साफ तौर पे ये बात बोली कि अगर हमला करते रहोगे तो ईरान फिर से भड़केगा और भड़कने के बाद ईरान फिर से हमला शुरू कर देगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमले किए हैं और इन हमलों के बाद एक बार फिर से ईरान भड़का हुआ है। इसी दौरान दोस्तों, इजराइल के हवाले से एक और खबर निकल के सामने आ रही कि इजराइल और ग्रीक इस समय ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उस एयर एक्सरसाइज की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो एयर एक्सरसाइज हुई इसमें कोई फाइटर जेट की कलाकारियां नहीं थी कि भाई हमारा हवाई जहाज ऐसे उड़ा, हमारे ने वहां पे गोते लगाए, ऐसी कलाकारियां नहीं। इस बार जो एयर एक्सरसाइज हुई है उस एयर एक्सरसाइज में सबसे बड़ा एजेंडा यह था कि हवा में रिफ्यूल कैसे किया जाए प्लेन। मतलब अगर आप मोटिव ध्यान से देखें तो ग्रीक का जो दुश्मन है साइप्रस, वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन अगर हवा में भरने वाली बात आ गई तेल, तो इसका मतलब लंबी दूरी तक जाना है।
और अगर लंबी दूरी तक जाना है तो इजराइल पे जो दुश्मन इस समय लाजिम है, जो लंबी दूरी वाला है, वो कौन है? ईरान। यानी एक बार फिर से इजराइल ने ईरान के खिलाफ मॉक ड्रिल और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भले इस चीज को ईरान सीरियसली ले या ना ले तो ईरान की मर्जी है, लेकिन ईरान को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि एक बार फिर से इजराइल एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ बड़ा खतरनाक प्लान कर रहा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान में आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के जो जनाजे में पूरा काफिला, पूरा मजमा जुटा था, उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। करोड़ों की भीड़ वहाँ पे थी, भगदड़ भी मची है। खबर ऐसी आई है कई सारे लोग बीमार भी हुए हैं। उनकी दवाई का पूरा इंतजाम IRGC ने किया, बाकायदा उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, पूरा एम्बुलेंस से लैस वहाँ के पूरा माहौल में था। उसके अलावा हॉस्पिटल्स एक्टिव थे 24/7 कि अगर कोई भी गर्मी की वजह से, कोई सफोकेशन की वजह से किसी का दम घुटता हो भीड़ में, तो ऐसे हाल में अगर वो आया है तो उसे कोई दिक्कत ना हो। 100% ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रखी गई, मौसम को ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग बीमार पड़े। एक अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी अपडेट ये है कि एक तरफ 100 से ज्यादा देशों में खामनेई को लेके दर्द था, खामनेई साहब को लेके लोगों के अंदर तकलीफ थी। 100 से ज्यादा देश ऐसे थे जिनके डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ये तमाम लोग पहुंचे। लेकिन 13 देश ऐसे थे जिन देशों को ईरान ने न्योता भेजा था और कहा था कि आ जाओ, लेकिन ये 13 देश नहीं आ पाए। और ये 13 देश कहीं दूर के नहीं थे, ये मिडिल ईस्ट के ही 13 देश थे। बाकी पूरी दुनिया के बारे में आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए भाई। कोई 5000 किलोमीटर दूर है, वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पड़ोसी नहीं आता तब तकलीफ होती है। और इन 13 देशों के बारे में जब ईरान और बाकी अथॉरिटीज ने पता किया कि भाई साहब ये क्यों नहीं आए, तब पता चला कि अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, उसने हर एक देश के दूतावास में मैसेज भिजवाया था, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री में, कि अगर कोई भी देश गया, ध्यान दीजिएगा मेरा जुमला, अगर कोई भी देश गया तो ईरान उससे अपनी दोस्ती माने या ना माने, लेकिन अमेरिका उसको अपना दुश्मन मान लेगा। और जितना कॉपरेशन करता है अमेरिका उन तमाम देशों के अंदर, वो कॉपरेशन बंद कर देगा। अगर उन देशों को कोई दिक्कत जरूरत होती है तो ऐसे हाल में अमेरिका मदद नहीं करेगा। और साथ ही एक बात और बोली, ध्यान दीजिएगा, कि अगर इन फ्यूचर कभी कोई जंग ईरान के साथ होती है तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। ये जैसी 3 मेजर धमकियां दी गई अमेरिका द्वारा, मार्को रूबियो द्वारा दूतावास में, और ये मैसेज उस देश में फैलाया गया। सोचिए 13 मुस्लिम कंट्रीज ऐसी थी जिनके अंदर दहशत भर गई और वो इमाम खामनेई साहब के जनाजे में नहीं शामिल हो पाए। मतलब जंग के बाद एक बार फिर मौका था कि अपनी खुददारी प्रूफ कर दो, दिखा दो कि तुम ईमान वाले हो, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले पाई ये 13 देश। और आज उसी को लेके ईरान भड़का हुआ। ईरान ने कहा कि अगर हमारे मौके पे ये नहीं खड़े हुए तो आने वाले टाइम में हम भी नहीं खड़े होंगे। भारत को ईरान ने थैंक यू बोला। भारत को लेकर ईरान ने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से भारत ने अपने डेलीगेशन के साथ साथ अपना कल्चर भी भेजा, क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा वाहिद मुल्क था जिसमें जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वो तमाम लोग पहुंचे। एक पुजारी साहब पहुंचे थे, एक सिख समुदाय के लोग पहुंचे थे, एक क्रिश्चियन पहुंचे थे, साथ ही एक मौलाना साहब पहुंचे थे। ये तमाम लोग पहुंचे थे और यही मेरे देश की खूबसूरती है। भले ही पूरी दुनिया लड़ाने की, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करे, लेकिन यही मेरे देश की खूबसूरती है कि एक मुसलमान मारा गया, एक मुसलमान का कत्ल किया गया और शहीद हुआ, लेकिन वहां पे दुआ करने हिंदू भी पहुंचा, हिंदू पुजारी भी पहुंचा, भारत से सिया सुन्नी सब पहुंचे, एक सिख कम्युनिटी के शख्स पहुंचे। और यही मेरे देश की खूबसूरती है। भले ही न जाने किस पनौती की नजर लग गई है पिछले कई सालों से, जिस वजह से हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, लेकिन असली खूबसूरती यही है कि राम के घर दिक्कत होती है तो जुम्मन पहुंच जाता है, जुम्मन के घर दिक्कत होती है तो सुरेश पहुंच जाता है, दोनों के घर दिक्कत होती है तो कोई हरभजन पहुंच जाता है। और ऐसे ही मेरा देश चल रहा था और यही खूबसूरती है। खैर, इसी दौरान दोस्तों इजराइल ने ईरान को एक बार फिर से धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई भी ईरान का नया नेता, यानी इनडायरेक्टली जो टारगेट था वो मुस्तफा खामनेई के ऊपर था, इनडायरेक्टली जो टारगेट था वो अब्बास अराची के ऊपर था, साथ ही और इस समय जो पजेस्किया ने उनके ऊपर था। और ये साफ तौर पे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज ने कहा कि अगर कोई भी नेता एक बार भी इजराइल के ऊपर हमला करने की सोच रखता है या फिर कोशिश करता है तो हम उसको वैसे ही मार देंगे जैसा हमने खामनेई साहब को मार दिया। यानी एक बार फिर से इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल को अपने आप को सुपीरियर बना के ईरान को धमकी भी दे रहा है। और बार बार इजराइल कर्ज, जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका कहना है कि हमें जब भी जरूरत लगेगी हम हमला कर देंगे, हमें नहीं मतलब है कि ये जो हमला होगा ये हमला अमेरिका की मर्जी से होगा, अमेरिका की मर्जी से नहीं होगा, डज नॉट मैटर।
अमेरिका चाहे या ना चाहे हमें हमला करना है, हम हमला कर देंगे। ये साफ तौर पे धमकी इजराइल कर्ज ने एक बार फिर से देके रीजनल टेंशन बढ़ा दी। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि सऊदी अरब के जो सपोर्टिव लोग हैं, यानी जो यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, उसको हूतीस के लड़ाकों ने मारा है। कम से कम 14 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई है और साथ ही 30 से 34 ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई ये यमन के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति क्यों? तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि यमन इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा दूसरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एक हिस्सा यमन के हूतीस के कंट्रोल में है और दोनों ही अपने अपने इलाकों में काम करते हैं, एक दूसरे के इलाके में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब उस दिन यमन पे एक प्लेन उतरना था ईरान से, वो भी कई सालों बाद, दशकों बाद ईरान से कोई प्लेन चला था जो यमन जाता और यमन और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होते। लेकिन इसी दौरान सऊदी अरब के फाइटर जेट ने उस विमान को ट्रेस करने की कोशिश की, उस पर एक तरह से हमला करने की कोशिश की, उसको फॉलो किया। जैसे तैसे करके जब यमन के हूतीस ग्रुप ने मिसाइल दागी तब सऊदी अरब का फाइटर जेट भागता है वहां से और भागने के बाद वो प्लेन जो पैसेंजर प्लेन था जिसमें 200 से ज्यादा पेशेंट सवार थे, जी हाँ 200 से ज्यादा पेशेंट सवार थे, वो सुरक्षित अपनी धरती पे कदम रख पाते हैं। और यहाँ पे सऊदी अरब ने इतना बड़ा हरामीपना किया था। इसी के बाद सऊदी अरब की जो बैक्ड वहां पे ग्रुप है उस पे यमन ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए, मतलब हूतीज ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए और 14 से ज्यादा लोगों को जहन्नुम में फिरदौस भेज दिया। बाकी 34 ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और यह सिलसिला आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है, चूंकि यमन के हूतीज इस समय बहुत बुरी तरीके से नाराज हैं क्योंकि हमला सऊदी अरब की तरफ से पहले किया गया। खैर इधर ये तमाम चीज चल रही है दोस्तों, इधर आपके देश की गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सोमवार को यानी कल अचानक से बहुत बड़ा कांड कर दिया है चाइना ने। जी हां, प्रशांत महासागर में चाइना ने अपने एक ऐसे मिसाइल की टेस्टिंग की है जो मिसाइल न्यूक्लियर बम लेके जा सकती है, मतलब परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग की। और यह टेस्टिंग एक न्यूक्लियर द्वारा चलाई गई सबमरीन से की गई, यानी चलाने वाला लॉन्चर जो था वो भी न्यूक्लियर से अटैच था, न्यूक्लियर रिएक्टर से वो चल रहा था। साथ ही ये जो मिसाइल की टेस्टिंग की गई है वो न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकती है, न्यूक्लियर वारहेड लेके जा सकती है और प्रीसियस अटैक किया। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग फेल हुई, 100% सफल रही है टेस्टिंग और इसके बारे में जानकारी किसी और ने नहीं, चाइना ने अपने मुंह से कबूला और कहा कि हमने कर दिया। जद में कौन है? अमेरिका तक इसकी रेंज है, भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इसकी रेंज है, पूरा भारत इसकी जद में आता है, पूरा अमेरिका इसकी जद में आता है। और यही वजह है कि कायदे से हमें सचेत रहने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन आगे बढ़ रहा। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया आपको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन तमाम मुद्दों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, असली हिंदू कौन है, असली मौलाना कौन है, 4-6 छोला छाप मौलानाओं को टीवी पे बैठा देगी जिनका न कोई गैरत है न कोई ईमान है, 4-6 ऐसे प्रोगा पंडितों को बैठा देगी जिनको ना कोई जानकारी है। मेरे धर्म में कहावत है, यशो न विद्या तपो न ध्यानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, मतलब ना तप है न ज्ञान है न कोई शील है न कोई उसका गुण है न उसका अपना कोई धर्म है, बस बैठ गया गधे की तरह बात करने। तो ऐसा ही आदमी बैठा देते हैं दोनों पार्टी से, लड़ाते रहो। कोई ऐसी अपमानजनक बात या तो मौलाना कर देगा या तो ये पंडा कर देगा और फिर नफरत की आग आराम से घुलती रहेगी धीरे धीरे धीमी आंच पे, और किसी दिन चुनाव में उस आंच का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और यही चीजें चल रही है। जो असली एजेंडा है वो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप सरकार से सवाल पूछेंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, सरकार जवाब देना नहीं चाहती। खैर इसी दौरान दोस्तों पाकिस्तान से खबर निकल के सामने आ रही है और कोई पाकिस्तानी हो तो कमेंट में प्लीज मुझे सही करके बताइएगा, क्योंकि इसमें 2 वर्जन है, दोनों ही आपको बता दे रहा हूं। पाकिस्तान का एक ग्रुप कैप्टन जिनका नाम आसिम तारिक है, ये मारे जा चुके हैं। ग्रुप कैप्टन मतलब एयरफोर्स में एक ऊंचा मुकाम इनका था और इनके मरने के पीछे, इनके कत्ल के पीछे 2 कहानियां निकल के सामने आई। पहला, जो पाकिस्तान की पुलिस है उसका कहना है कि कुछ लड़कियां जा रही थी, कुछ अननोन लोग आते हैं, उन लड़कियों के साथ छेड़खानी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान भनक लग जाती है कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब वहाँ पे पहुँचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। उन हमलावरों ने कैप्टन साहब को चाकू वगैरह मार के उनका कत्ल कर दिया। ये पुलिस का अपना वर्जन है। लेकिन इसी हमले में तालिबान ने अपनी जिम्मेदारी ले ली। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि ये हमला हमने किया है और हमने बदला लिया। बदला किस चीज़ का? आपको याद होगा 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान पे, चूंकि इनके अलग अलग रेंजर पोर्ट पे हमला हुआ था। तो तालिबान को निशाना बना के जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो उसमें 34-35 मासूम मजलूम गरीब मुसलमान मारे गए थे। इसी बात पे तालिबान भड़का था, उसने कसम खाई थी और कहा था कि हम बदला लेंगे।
और इसी के जस्ट बाद ये खबर निकल के सामने आती है और जिम्मेदारी फौरन टीटीपी लेता है, कहता है कि ये कोई लड़की वड़की का मैटर नहीं था, ये हमने मारा, ये तो पुलिस है प्रोपेगेंडा फैला रही है ताकि नुकसान को छुपा सके। अब कौन सही है कौन गलत है? पाकिस्तान से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, चूंकि दोनों देश की मीडिया अपना अपना राग अलाप रही। तालिबान का कहना है कि भैया हमने कुत्ते की मौत दे दी, पाकिस्तान का कहना है कि लड़कियों की आबरू बचाने में कैप्टन साहब शहीद हो गए। तो असली खबर क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर इसी दौरान दोस्तों अब आपको वो खबर बताता हूं जिस खबर को सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। भारत का एक शख्स है जिसका नाम है गौरव श्रीवास्तव। जी हाँ, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद बातचीत करता है, बड़े बड़े लोगों से अपने कांटेक्ट बनाता है, उन लोगों को बताता है कि मैं CIA का एजेंट हूं। अब अमेरिका से दोस्ती तो हर कोई चाहता है, CIA का एजेंट सुनते ही राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो सब दौड़े चले आए, सबने खूब पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट करवाई, लाखों करोड़ इधर उधर हुआ। उसके बाद पता चला कि भाई साहब कोई ठग था। नाम इसका गौरव श्रीवास्तव है। चूंकि गौरव श्रीवास्तव है तो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ये भाई साहब इंडोनेशिया में पहुंच के भारत का सर शर्म से झुका चुके हैं, अपने आप को CIA के एजेंट बता के, और वहां पे पैसा खूब इन्होंने छापा और ये अरेस्ट है। अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जाने। खैर इसी दौरान दोस्तों रशिया के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ऐसे मौके पे किए हैं जब नाटो की मीटिंग चलने वाली है तुर्की के अंदर। जी हाँ, नाटो की मेंबरशिप वाली मीटिंग चलेगी तुर्की के अंदर और इसी दौरान रशिया ने फिर से रेल दिया यूक्रेन को और कहा कि बेटा जीरो कॉम्प्रोमाइज, चूंकि तुमने हमको बहुत मारा। और इस समय यूक्रेन की हालत ऐसी है कि रशिया की कोई भी मिसाइल को यूक्रेन नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि जो इंटरसेप्टर होता है, जो लॉन्चर होता है, उसमें बैटरीज लगती हैं, उन बैटरीज की एक लिमिट होती है। इस बार इतनी बैटरी का इस्तेमाल किया गया कि बैटरियां भी खत्म हैं और जो बैटरी चार्ज थी वो सब डिस्चार्ज हैं, तो इंटरसेप्टर ऑन ही नहीं हो पा रहा, मतलब थर्ड वार्ड सब फेल हैं और रशिया भिगो भिगो के मार रहा। और ऐसे हाल में अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है कि भैया मदद करें तो करें कैसे। खैर कहाँ किसको किसको बचाओगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा कि वो भी देखें। सच्ची खबरें आपको बताने की कोशिश करता हूं, गोदी मीडिया को एक्सपोज करता हूं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।